है पहली और आखिरी, तो मैं उन्हें बता दूं कि सबसे पहले मैं अपनी आपको टॉपिक समझाऊंगा। टॉपिक समझाने के बाद कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। और फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगा, टाइम दूंगा, चांस दूंगा कि आप लोग मुझसे सवाल पूछें। तो जो भी आपके सवाल होंगे मेरे टॉपिक कवर होने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे बताएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, तो जल्दी से हम आते हैं सलामी ऑनलाइन क्लास की तरफ, जो हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम जब भी कोई काम करें तो फ़ोल्डर बना के करें। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, और मैं वीएस कोड को ऑन करता हूँ। वीएस कोड को कैसे ऑन करेंगे? मैं आऊँगा यहाँ पर, लिखूँगा सीएमडी। सीएमडी लिखने के बाद मेरे पास कमांड टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जब मेरा कमांड टर्मिनल ओपन होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कोड स्पेस डॉट, और मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड मेरा ऑन हो जाएगा। मैं पूरा बंद कर देता हूँ जल्दी से, वीएस को ऑन कर लेता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने पेन को भी खोल लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। और हम आ जाते हैं अपनी फाइल की तरफ। ये रहा मेरा पेन। फाइल की तरफ आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एडवांस जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ले जाते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट। और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ इसका, एडवांस जावास्क्रिप्ट का। और इस एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। जैसे जल्दी से मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। चलें, फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। इस फ़ोल्डर के अंदर हम जल्दी से काम करते हैं, फ़ाइल बनाते हैं। अब यहाँ पर जो फ़ाइल होगी हमारे पास, हमारी कितनी क्लासेस होगी? क्लास 5 यानी कि अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँगा क्लास 6.js के नाम से। और यहाँ पर हमारी फ़ाइल रेडी हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा console.log, और console.log लिखने के बाद मैं लिखूँगा वेलकम टू द क्लास 6 ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट। अब इस एडवांस जावास्क्रिप्ट में जैसे मैंने लिखा, मुझे इसने ऑलरेडी बता दिया कि हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि मेरी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल रन हो रही है या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, लिखूँगा नोट क्लास 6.js। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ नोट क्लास 6.js, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अपनी फाइल को रन करना चाहता हूँ। तो फाइल को रन करने के लिए हमारे पास, अगर कभी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल हमें मिलती है, तो हम दो तरीके से फाइल को रन करते हैं। सबसे पहले जो हम फाइल रन करते हैं उसे हम करते हैं ब्राउज़र से, दूसरा हम कर सकते हैं टर्मिनल से। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो फाइल है उसको टर्मिनल से रन करें। तो टर्मिनल से रन करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं नोड.js, वो चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास जावास्क्रिप्ट को हमारे पास V8 इंजन चाहिए होता है। जहाँ पर भी V8 इंजन होगा वहाँ पर जावास्क्रिप्ट रन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्राउज़र में V8 इंजन मौजूद होता है, तो जावास्क्रिप्ट को वो रन करता है। इसी तरीके से हम टर्मिनल पर अगर रन करवाना चाहते हैं, तो टर्मिनल पर रन करवाने के लिए हमें चाहिए V8 इंजन, और V8 इंजन हमें कौन देता है? नोड.js देता है। तो नोड.js क्या है? नोड.js एक एनवायरनमेंट है जिसमें जावास्क्रिप्ट को प्ले करने की या रन करने की एबिलिटी होती है। तो जल्दी से हम आते हैं, इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि अभी हमने चलना है टर्मिनल के साथ। ये मैं चीज़ें क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे साथ कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि क्लास हमारी मर्ज हुई है। तो उन्होंने कहा था कि सर, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, लेकिन उसमें आपकी क्लास जो है वो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं उन्हें भी सारी चीज़ें समझ में आए। तो हमने देखा यहाँ पर कि अगर हमें टर्मिनल से रन करना है तो हमें नोड.js चाहिए। तो नोड.js को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप आएँ और आप अपने ब्राउज़र पर आ जाएँ। ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ पे आप नोड.js डाउनलोड लिख सकते हैं। नोड.js डाउनलोड लिखने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से डाउनलोड नोड.js कर सकते हैं। जब आपके पास नोड.js डाउनलोड हो जाएगा, तब आप अपने टर्मिनल पे आएँ। टर्मिनल पे आने के बाद आप लिखें नोड स्पेस -v। इसका मतलब है कि आपको पता चल जाएगा नोड का वर्जन क्या है। अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और फिर भी आप उसको नोड.js को इंस्टॉल करते हैं और फिर आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद नोड का वर्जन शो नहीं होता, तो लाजमी आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को एक बार क्लोज करके अपने प्रोजेक्ट को दोबारा ऑन कर लीजिएगा, तब आपके पास नोड वर्जन शो होगा। खैर, अभी हम आते हैं यहाँ पर। आने के बाद ये हमारी पुरानी बातें थी, तो हमने थोड़ी सी रिपीट की। हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास अभी क्लास चल रही है, जो हमारे पास हमने क्लास 6 की जो फाइल बनाई है वो हमारे पास रन हो रही है या नहीं।
तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नोट और फाइल का नाम क्या है, क्लास 6.js है। एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अब ये एरर किस चीज का है, मेरे पास ये एरर अब क्यों आ रहा है, हालांकि हम तो नोट क्लास 6.js लिखते हैं और हमारी फाइल रन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है हमारे पास। जबरदस्त सर, आपने ही हमें बताया था कि जब भी आप कोई फ़ोल्डर बनाते हैं, इट्स मीन आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अभी देखें, यहाँ पे लिखा है सलानी ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पर भी हमारे पास सलानी ऑनलाइन क्लास मौजूद है। लेकिन सलानी ऑनलाइन क्लास के अंदर, मैं इसको ज़रा ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा ताकि आप लोग सही से देख सकें। सलानी ऑनलाइन क्लास के अंदर एक और फ़ोल्डर मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ सीडी एडवांस जावास्क्रिप्ट, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सीएलएस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सलानी ऑनलाइन क्लास में सीडी लिखता हूँ और सीडी लिखने के बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो मैं उस एडवांस जावास्क्रिप्ट के डायरेक्टरी पर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके लिखूंगा नोड क्लास 6.js, जो मतलब मेरी फाइल का नाम है। एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू क्लास 6 ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट। जबरदस्त हो गया, यानी हमारे यहाँ पर फाइल रन हो रही है। अब जब हमारे पास फाइल रन हो रही है तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है होस्टिंग। अब होस्टिंग जो है, ये मैं समझिएगा कि मैं वेब होस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट को डिप्लॉय करना है, किसी मोबाइल एप्लीकेशन या फिर हमारे पास कोई प्रोग्राम है उसको डिप्लॉय करना, नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली होस्टिंग क्या होती है इस चीज़ को समझिएगा। मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन, नीचे आकर मैं लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन लिखता हूँ ग्रेट, और यहाँ पर आके जल्दी से मैं फंक्शन बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और हेल्लो वेलकम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शंस को मैं यहाँ पे इसके नीचे कॉल नहीं करूंगा, बल्कि इस फंक्शन को जहाँ पे मुझे कॉल करना है मैं इस फंक्शन के ऊपर करूंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ ग्रेट। अब यहाँ पर फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट, और ग्रीट यानी कि फंक्शन आपको पता है किस तरीके से बनाया जाता है। फंक्शन बनाने के सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रैकेट के हमारे पास पूरी फंक्शन की बॉडी है। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी कोड लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वेलकम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट। अब असूलन तौर पर जो हमने रूल ये देखा है कि जब भी हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो हम फंक्शन के नीचे फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी फंक्शन के बनाने से पहले हम उसे कॉल नहीं करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आज के दिन मैं यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करता हूँ, बाद में पहले से क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। अच्छा, पहले ही मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि फंक्शन को सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको जरा बंद कर लेता हूँ, मुझे अब ठीक है, बार-बार मुझे बता रहा होता है, तो मुझे हिंट्स अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, फंक्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर करने के बाद मैं लिखता हूँ फंक्शन क्रिएट कंसोल डॉट लॉग हेलो वेलकम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट। इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ पहले नीचे, ठीक है। इसको नीचे करने के बाद आप कहेंगे सर इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, नोट क्लास 6.js लिखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब हमारी इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी है, हमारी फिजिकल क्लासेस हो चुकी है जावास्क्रिप्ट की, कि हमें इतना तो पता है कि अगर हम फंक्शंस को वहाँ पर डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करने पर हम नीचे फंक्शंस को अगर कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आज की क्लास में हम कुछ नया करने वाले हैं, फंक्शन को बनाने से पहले ही क्या कर लेंगे, उसको कॉल कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर, फंक्शन को बनाने से पहले आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, बाद आप फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं और फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर पता है कोई एरर आएगा अगर मैं ये काम करता हूँ। तो फंक्शन बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो क्या एरर आएगा मेरे पास। सोचने वाली बात तो जरूर है ये कि मतलब नो एरर कम्स और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ आपने, तो ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। अच्छा, एरर आएगा, ओके, तो सर अब आप कह रहे हैं एरर आएगा, जरा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ नोड, नोड लिखने के बाद अपनी फाइल को रन करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 6.js,
और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए नो सरप्राइजिंग, जिस तरीके से हमारे पास पहले फंक्शन रन हो रहा था उसी तरीके से देखिए यहाँ पर अभी भी फंक्शन रन हो रहा है। और क्या आ रहा है, हेलो वेलकम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट। अब आप लोगों ने सर ये क्या हो गया, मतलब हमने तो ये चीजें पढ़ी हैं कि जावास्क्रिप्ट लाइन टू लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। मतलब पहले वो आएगा ग्रिड पर, वो चेक करेगा ग्रिड को कॉल करने की, लेकिन ऊपर तो कहीं ग्रिड बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए था, लेकिन एरर नहीं आता है। वो नीचे हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन कॉल करते हैं और उसके बाद हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो असूलन तौर पर जावास्क्रिप्ट लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए था लेकिन एरर नहीं आता है। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल जैसे फंक्शन कॉल होता है उसी तरीके से फंक्शन कॉल हुआ है। और मैं यहाँ पे हमारे आउटपुट आया हेलो वेलकम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो यही चीज कहलाती है होस्टिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब ये कि अगर कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन मैं उसको नीचे किसी कोड के अंदर, मैं किसी कोड के नीचे या फिर कोड के अंदर मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, तो होता क्या है, जावास्क्रिप्ट का ये नेचर है कि जावास्क्रिप्ट उसको टॉप ऑफ द कोड उसको डिक्लेयर कर देता है। इस चीज को हम कहते हैं होस्टिंग। दोबारा से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम क्या, var। var करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब क्या होगा कि मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट आउट। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ ए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या होगा, लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन होगी। मैं कहता हूँ ठीक है, लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन होगी। अब असूलन तौर पर ये जो कॉल कॉलम है फंक्शन ये नीचे होना चाहिए था, लेकिन खैर ये ऊपर है और हमने देख लिया ये रन हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं बनाया है क्योंकि वेरिएबल मैंने कमेंट कर दिया है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। अब सर अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर तो मस्ट है कि हमारे पास एरर आना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है सर, आता हूँ यहाँ पर देखता हूँ नोट क्लास 6.js, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए जैसा आप लोग कह रहे थे कि ए इज नॉट डिफाइंड, जाहिर सी बात है ए डिफाइन नहीं है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, एरर आ रहा है। अगर इस कोड को मैं आता हूँ कमेंट आउट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं नीचे क्या करूंगा, मैं नीचे कहीं पर वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाला हूँ। अच्छा दो चीज होती है, एक बात समझिएगा, एक होती है डिक्लेरेशन और एक होती है इनिशियलाइजेशन वेरिएबल के अंदर। डिक्लेरेशन का मतलब होता है आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू असाइन की गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसका मतलब है ये डिक्लेयर किया गया है, अभी इनिशियलाइज नहीं किया गया। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि var इज इक्वल टू 9, इसका मतलब है मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अच्छा अभी फिलहाल मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, इनिशियलाइज नहीं करता। अब मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर ऊपर मैं अगर आता हूँ तो ऊपर क्या है, कंसोल डॉट लॉग ए। यहाँ पर एरर आना चाहिए क्योंकि ए मौजूद नहीं है। ए कहाँ है, फंक्शन के बाद। हम चेक करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं CLS। CLS लिखने में उसको जरा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, मैं साइड वाले को बंद कर लेता हूँ ताकि मतलब ज़्यादा स्पेस मिल जाए। यहाँ पर आने वाला लिखता हूँ मैं नोड क्लास 6.js। तो मुझे बताइए कि एरर आएगा या कोड रन हो जाएगा। यहाँ पर एरर आएगा या कोड रन होगा। अब्दुल्ला खालिद कह रहे हैं अनडिफाइन आएगा। अब्दुल्ला खालिद सही कह रहे हैं, इसकी वजह क्या जरा देखिएगा। पहले क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। अभी मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जिस तरीके से हमारे पास फंक्शन रन हो रहा था वो फंक्शन एज इट इज रन हो जाएगा। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या है कि मैंने इसे इनिशियलाइज नहीं किया। अच्छा सर इनिशियलाइज नहीं किया, ओके ठीक है, लेकिन आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसको यूज कर लिया। मैं कहता हूँ हाँ, मैं अगर वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसको यूज कर लूं इसका मतलब है होस्टिंग। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का होस्टिंग काम कर रहा है। मतलब ये कि जब मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल में नीचे कहीं मैं कोड में, होस्टिंग का पहले मतलब समझिएगा, डेफिनेशन क्या होती है कि मैं कोड में कहीं पे भी वेरिएबल डिफाइन करूं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऊपर जाकर सबसे टॉप ऑफ द कोड वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। मैं कोड में कहीं पे भी वेरिएबल डिफाइन करूं तो होता क्या है, टॉप ऑफ द कोड वो जाके डिक्लेयर हो जाता है। इस टॉपिक को या इस बिहेवियर को हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट शो कर रहा है होस्टिंग को।
अब यहां पर मैंने डिक्लेयर किया सबसे नीचे var a और ऊपर मैंने इसको यूज कर लिया। तो होस्टिंग ने क्या किया कि var a को बगाहिर तो यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन वो var a को यहां पर ले गया सबसे ऊपर टॉप ऑफ द कोड। जब उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते वक्त वो उसे ले गया टॉप ऑफ द कोड। तो हमारे पास अभी मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, तब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। मैं लिखता हूँ नोड क्लास 6.js और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, अनडिफाइंड आ रहा है, वही सेम बिहेवियर जो पहले आ रहा था। तो हुआ क्या, इसको मैं नीचे डिफाइन करूं या इसको मैं ऊपर डिफाइन करूं? ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अपना होस्टिंग का बिहेवियर शो करेगा और होस्टिंग के बिहेवियर शो करने के बाद वो इस डिक्लेरेशन को टॉप ऑफ द कोड डिक्लेयर कर देगा। इस चीज को हम कहते हैं होस्टिंग। अच्छा, इस चीज को अगर हम होस्टिंग कहते हैं तो ठीक है। अब मैं आता हूं यहां पर आने के बाद मैं करता हूं इसको इनिशियलाइज। यहां पर लिखता हूं var a is equal to 9। तो अब मुझे बताइए, जब मैं इस फाइल को रन कर रहा था नोड क्लास 6.js तो मेरे पास आ रहा था फंक्शन, यहाँ पे क्या आ रहा था, हेलो वेलकम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट, और मेरे पास आ रहा था अनडिफाइंड। तो अब मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, तो मेरे पास अब क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 9 आएगा। सर ऑब्वियस सी बात है, आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, 9 आना चाहिए। सर आपने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया तो आपका यहाँ पर 9 आएगा, लाजमी 9 आएगा। हम बिल्कुल पीटी मच श्योर है, यहाँ पर 100% कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर 9 आने वाला है। मैं कहता हूँ ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसके नीचे भी console.log लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, मैं जल्दी से लिखता हूँ console.log और यहाँ पे लिखता हूँ ए को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर भी कंसोल लगाया और नीचे भी लगाया। अब देखते हैं क्या होगा, देखिएगा नोड क्लास 6.js एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए क्या आया, हेलो वेलकम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट। एक में आया अनडिफाइंड और दूसरे में क्या आया, 9। तो आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ, दोनों जगह 9 आना चाहिए था, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि जैसे ही मैंने इसको इनिशियलाइज किया var is equal to 9, पहले अनडिफाइंड था, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो a की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अब जब a की वैल्यू 9 हो गई तो यहाँ पर हमारे पास console.log में 9 आना चाहिए था और नीचे भी आना चाहिए था। चले नीचे तो आ गया 9 हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 9 आया। तो वंस अगेन मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूंगा। होस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, होस्टिंग की डेफिनेशन है कि जब आप किसी भी वेरिएबल को बॉटम ऑफ द कोड डिक्लेयर करते हो तो उसकी डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली कहा जाती है टॉप ऑफ द कोड। फिर से, जब आप किसी भी वेरिएबल को बॉटम ऑफ द कोड डिक्लेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट की ये बिहेवियर है कि उसको डिक्लेयर कर देता है टॉप ऑफ द कोड। अब डेफिनेशन के अंदर गौर करेगा, मैं कह रहा हूं डिक्लेयर कर देता है, इनिशियलाइज नहीं करता। जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है कि वो लाइन टू लाइन सिंक्रोनस नेचर में, यानी पहले ग्रिड चलेगा, उसके बाद console.log चलेगा, उसके बाद फंक्शन रन होने वाला है, उसके बाद console.log रन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगी। जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है कि वो सिंक्रोनस रन होता है। अगर वो सिंक्रोनस रन होता है तभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रिड पहले रन हुआ, उसके बाद console.log a रन हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं हुई है। होस्टिंग का कहना है कि वो सिर्फ ऊपर डिक्लेयर कर देगा, मतलब वो इस तरीके से लिख देगा ऊपर var a, इस तरीके से। यहाँ पर होस्टिंग का डेफिनेशन क्या कहता है कि मैं उसे सिर्फ डिक्लेयर करूंगा, इनिशियलाइज नहीं करने वाला टॉप ऑफ द कोड। अगर वो इनिशियलाइज हो रहा है इसका मतलब वो अपने टाइम पे ही इनिशियलाइज होगा। जब फंक्शन रन हुआ तो फंक्शन रन होने के बाद अब यहाँ पर वो इनिशियलाइज हुआ, जब वो इनिशियलाइज हुआ तो नीचे मैंने क्या लिखा, console.log और यहाँ पे लिख दिया a। जब मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर देखो पहले आया मेरे पास हेलो वेलकम टू द एडवांस जावास्क्रिप्ट, फिर मेरे पास क्या आया अनडिफाइंड, और फिर मेरे पास क्या आया उसके बाद 9। क्लियर है? क्लियर है क्लास? ये होस्टिंग का टॉपिक क्लियर है आपको? जो न्यू स्टूडेंट आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें क्लियर है सारी चीजें? कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, सर रिपीट करते हैं। चलो रिपीट करता हूं मैं थोड़े से नए अंदाज में। ठीक है, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर होस्टिंग का टॉपिक कवर कर रहे हैं। होस्टिंग का टॉपिक क्या कहता है कि अगर होस्टिंग का टॉपिक क्या कहता है कि अगर आप कोड कहीं पे भी बॉटम ऑफ द कोड लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो होस्टिंग एक ऐसा बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का जो टॉप ऑफ द कोड उससे क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली वहां पर डिक्लेयर कर देता है टॉप ऑफ द कोड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है var a इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे पहले से यूज कर लिया console.log a, तो यहाँ पर एरर नहीं आने वाला, लेकिन हाँ यहाँ पर अनडिफाइंड जरूर आएगा। क्यों अनडिफाइंड आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है var, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। इस चीज को हम कहते हैं होस्टिंग। तो मतलब आप बॉटम ऑफ द कोड कहीं पे भी अपने वेरिएबल को डिफाइन करो, कहीं पे भी अपने वेरिएबल को डिफाइन करो, वो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर कि उससे डिक्लेयर कर देगा टॉप ऑफ द कोड। फिर से रिपीट करता हूँ, डिक्लेयर करेगा टॉप ऑफ द कोड, उसे इनिशियलाइज नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट का नेचर है लाइन टू लाइन क्या होता है, एग्जीक्यूशन होती है। तो यहाँ पर भी लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन होस्टिंग की वजह से तो यहाँ पर मैंने लिखा है var is equal to 9, तो जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा मैं, जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा वो सारे के सारे, आपको लगेगा कि वो बॉटम ऑफ द कोड वहां पे वेरिएबल बन रहा है, लेकिन वो सारे के सारे जैसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो रन होगी तो वो सारे के सारे वेरिएबल ऊपर जाके डिक्लेयर हो जाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं होस्टिंग। नीचे वाला सिर्फ, चलिए मैं मैसेज देख लेता हूँ, मैसेज क्या कह रहे हैं आप। नीचे वाला अगर कंसोल हटाए तो ऊपर वाले कंसोल में 9 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन तो शायद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब लाइन टू लाइन मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से नीचे वाला हटा दूं, ये देखिए मैंने नीचे वाला हटा दिया, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए क्या है, होस्टिंग का कह रहा है सिर्फ उसको डिक्लेयर करा ऊपर, तो डिक्लेयर क्या करेगा, var a, मतलब a की कोई वैल्यू नहीं है। जब ये चल जाएगा, चलने के बाद, रन होने के बाद यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पर a की कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जैसे इनिशियलाइज होगा उसके बाद यहाँ पर a की वैल्यू आएगी। हाँ, सिर्फ नाम डिक्लेयर होगा टॉप पर। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है नाम, वैल्यू डिक्लेयर नहीं होती है। वैल्यू अगर होती है तो उसे हम कहते हैं इनिशियलाइज। अगर वैल्यू वैल्यू हम असाइन करें तो उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, और सिर्फ नाम होता है तो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। तो होस्टिंग सिर्फ डिक्लेरेशन करता है, इनिशियलाइजेशन नहीं करता। सिर्फ वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन करेगा। इसका फायदा क्या है? इसका बहुत फायदा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। सर वेरिएबल का नाम डिक्लेयर होगा, टॉप पर वैल्यू नहीं होगी, ओके। ये इसका फायदा ये होता है कि सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जाने के बाद आपसे सबसे पहला सवाल होता है होस्टिंग का, जावास्क्रिप्ट का, और वहां पर वो ऐसा कोड लिख के आपको दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ से आपके फाउंडेशन देखी जाती है जावास्क्रिप्ट की, यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन देखी जाती है कि आपने प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी से पढ़ी है उस चीज को। जी, नॉन डिक्लेरेशन होती है, वैल्यू इनिशियलाइजेशन होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन एसिंक्रोनस काम करता है क्या? नहीं, फंक्शन एसिंक्रोनस काम नहीं करता है। अब यहाँ पर जो फंक्शन का मैंने कीवर्ड लिखा है, तो फंक्शन का कीवर्ड बेसिकली होस्टिंग प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर से होस्टिंग परफॉर्म करने की इजाजत देगा। तभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रिड, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी बॉडी उठ रही है और ये ग्रिड से ऊपर जाके डिक्लेयर हो जा रही है। मतलब जब भी मैं फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन के कीवर्ड से बनाऊंगा, एक बात दोबारा से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फंक्शन बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पर एरो फंक्शन भी बनाता हूँ, एनोनिमस फंक्शन भी बनाता हूँ, और इस फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी बनाता हूँ। अगर मैं फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके बनाऊंगा तो जितने भी फंक्शन का कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैं फंक्शन बनाता हूँ वो सारे के सारे टॉप ऑफ द कोड डिक्लेयर हो जाते हैं। अब मैं उसको बाद में फंक्शन बनाऊं और उससे पहले कॉल करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोड रन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फंक्शन का पूरा बॉडी उठेगा और ये ऊपर आकर डिक्लेयर हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं होस्टिंग। लेकिन होस्टिंग के अंदर भी बहुत सारे ट्विस्ट है, और मजेदार मजेदार ट्विस्ट है। मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले उस ट्विस्ट को दिखाने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पर एक और टॉपिक। पहले मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्लोज, यानी कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका है हमारे पास var एंड let। पहले जब पुरानी जावास्क्रिप्ट थी हमारे पास, तो हम उसको var से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। जब हमारे पास ECMAScript 6 आई, तो ECMAScript 6 ने कहा 2015 के बाद कि अब आप वेरिएबल var से नहीं बल्कि आप let से बनाओगे।
हमने कहा क्यों? उसने कहा वार को यूज करने के कुछ फायदे हैं और बहुत नुकसानात हैं। लेड को यूज करने के कुछ नुकसानात और बहुत फायदे हैं। हमने कहा ठीक है, कैसे नुकसानात है, कैसे फायदे हैं? उसने कहा कि जब भी तुम वेरिएबल बनाते हो, यानी कि जो भी वेरिएबल बनाओगे वार से, वो हमेशा हमेशा आपकी मेमोरी में सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लेट से वेरिएबल बनाते हो, तो जैसे ही आपकी फाइल रन होती है, आपका वेरिएबल मेमोरी में उसी वक्त लोड होगा जब आपकी फाइल स्टॉप हो जाएगी, तो मेमोरी से वेरिएबल भी रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आपके प्रोग्रामिंग जो फाइल होती है वो ज्यादा एफिशिएंट काम करती है। तो जब भी आपने मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना होता है, तो आप इस्तेमाल करते हो लेट का। और ECMAScript के बाद, ECMAScript 6 के बाद सबका सब यूज करते हैं यहाँ पर लेट। लेट के कुछ डिफरेंसेस है और वार के कुछ भी डिफरेंसेस है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अब होता क्या है कि हमारे पास दो तरीके के स्कोप होते हैं। एक कहते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है, और एक कहते हैं ब्लॉक स्कोप। एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है ब्लॉक स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप में क्या फर्क है, तो जरा इसको देखिएगा। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जल्दी से यहाँ पे आता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का यहाँ पे नाम रखता हूँ कि यहाँ पर फंक्शन होगा सम। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू वैल्यू पास नहीं करने वाला, जैसे एक फंक्शन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से क्या करता हूँ, कंसोल कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आया var, यहाँ पे मैं कहता हूँ var a इज इक्वल टू 2 और इसके अंदर मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 5, ठीक है, और नीचे करता हूँ फंक्शन को कॉल। तो मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा var a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5। इसका आंसर क्या आना चाहिए, a प्लस बी। मैंने लिखा यहाँ पर कंसोल करेगा a प्लस बी को। ऑब्वियस ही बात है सर 7 आएगा। मतलब आप भी मतलब सर इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रहे होते हैं हमसे। हम जो है वो सर आपसे ही ट्रेन हो रहे हैं, हमें सारी चीजें आती हैं। और जावास्क्रिप्ट तो हमारी फिंगर टिप्स पे आती जा रही है कि मतलब जितना अच्छा पढ़ा रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, वो सारी की सारी यहाँ पर क्लियर होती चली जा रही है। अच्छा ठीक है, 7 आएगा, मैं मानता हूँ 7 आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ नोट क्लास 6.js। अब यहाँ पे देखिए क्या आया मेरे पास, 7 आया। सॉरी फैजान, ये तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 7 आया। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर 7 आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ ए की वैल्यू कर देता हूँ 3। तो अब बताइए क्या आने वाला है। ओके सर, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो अब आपने इसको क्या कर दिया, दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3 हो गया, वैल्यू चेंज हो गई है। तो 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 होगा। देखिएगा सर यहाँ पे, देखिएगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नोट क्लास 6.js है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देखिए क्या आएगा आपके पास, वैल्यू 8 आएगी। बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और कंसोल डॉट लॉग लिखने वाले यहाँ पर ए लिख दूंगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है। हाँ जैन, मैंने कंसोल को ठीक कर लिया है, कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने उसे। अच्छा यहाँ पर अब आ रहा है मत में इख्तलाफ, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 2। तो क्या प्रिंट होने वाला है, 3 या 2? 3 प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अब्दुल कादिर, जरा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपके सामने। नोट क्लास 6.js को देखिए क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। हमारे पास प्रिंट हो रहा है 2, ना कि 3। इस चीज को समझिएगा, बहुत मेन चीज है ये। हुआ क्या कि जब आपने var से इनिशियलाइज की वैल्यू को, तो वो हो गया ग्लोबल स्कोप पे इनिशियलाइज। ग्लोबल मतलब पूरे आउट ऑफ द प्रोजेक्ट आप इस फाइल पे काम करते हैं तो एक वैल्यू हमेशा 2 रहने वाली है। लेकिन
जब मैंने उसको फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज किया तो वो हो गया ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसी टाइम मेमोरी में वो वैल्यू ऐड होगी, और जब फंक्शन हमारे पास खत्म हो जाएगा, फंक्शन एंड हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो इस चीज को हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप, और इस चीज को हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब होता है कि हमेशा हमेशा हमारी मेमोरी में ये वैल्यू सेव रहने वाली है, मतलब जब तक हमारी फाइल है तब तक ये वैल्यू सेव रहने वाली है। लेकिन ब्लॉक स्कोप का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर एक वैल्यू असाइन की, एक वैल्यू इनिशियलाइज की, जब ये फंक्शन रन होगा उसी वक्त ये वेरिएबल मेमोरी में लोड होगा, जब ये फंक्शन एंड हो जाएगा तो हमारी जो वैल्यू है वो भी एंड हो जाएगी। तो इस चीज को हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप के बहुत फायदे होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल होता है वो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम नहीं करता, ये उसी वक्त मेमोरी कंज्यूम करता है जब वो फंक्शन रन होता है। तो ज्यादा प्रीफर किया जाता है कि आप ब्लॉक स्कोप वेरिएबल के साथ काम करें। क्यों? क्योंकि जब पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो वही पीस ऑफ कोड मेमोरी में लोड होगा, उसी टाइम मेमोरी लोड होगी, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो मेमोरी से तमाम के तमाम वेरिएबल रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास ग्लोबल स्कोप, और ये होता है हमारे पास ब्लॉक स्कोप। क्लियर है? ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। जैन ग्लोबल का मतलब होता है कि हमारे पास वो आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, जब भी हमारा प्रोजेक्ट मौजूद है, जब तक हमारी फाइल मौजूद है तब तक वो वेरिएबल मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2026 का एरा चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल उसी वक्त लोड हो जब हमारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो, यानी जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तभी हमारे वेरिएबल जाके मेमोरी पे लोड होंगे। तो वहां पर मेमोरी में लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक स्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक स्कोप ये कहता है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम जितने वेरिएबल्स है वो मेमोरी में लोड किए जाएंगे, और जैसे ही ये फंक्शन एंड होगा तो ये वेरिएबल्स मेमोरी से रिमूव कर दिए जाएंगे। इससे आपकी मेमोरी पर बर्डन नहीं पड़ने वाला, और आपका जो प्रोग्राम है वो हेवी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ग्लोबल स्कोप पे अपने वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वहां पर जितने भी वेरिएबल डिफाइन होंगे वो सारे के सारे मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगे, चाहे आपकी फाइल रन हो या चाहे आपकी फाइल रन ना भी हो। तो आपके पास मेमोरी में वो क्या रहेंगे, सेव रहेंगे। और ये गलत है, मतलब मैंने अभी सिर्फ वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट किया है, जब मैंने वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट किया तो इसको मेमोरी में लोड ही नहीं होना चाहिए था। मेमोरी में लोड उसी वक्त होगा जब मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक स्कोप का, कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो तभी लोड हो। वरना ग्लोबल स्कोप क्या करता है, जब हम उसको डिफाइन करते हैं वो ऑलरेडी जाके मेमोरी में डिफाइन हो जाता है। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको एक टॉपिक जिसका नाम है वार एंड लेट। लेकिन वार एंड लेट पढ़ाने से पहले मुझे आपको ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप बताना पड़ा, क्योंकि फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे वार एंड लेट में। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इस फंक्शन को रोकता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैं इस वाले टॉपिक को जरा नीचे आता हूँ, वार एंड लेट वाले को, क्योंकि हम एडवांस जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, और एडवांस जावास्क्रिप्ट का नाम जो होता है वो होता है ECMAScript 6। यानी कि अभी जो हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कवर कर रहे हैं वो है ECMAScript 6। ECMAScript 5 वो हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और जो हमारी बुक है वो पूरी की पूरी ECMAScript 5 के ऊपर है। लेकिन ECMAScript 6 जैसे ही आया उसने पूरे जावास्क्रिप्ट का गेम चेंज कर दिया। तो हम ECMAScript को कहते हैं गेम चेंजर ऑफ द एरा। ठीक है, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को क्या होने वाला है, हमारा गेम चेंज हो चुका है, जहां पर वार को हटाकर लेट लगा दिया गया है। क्यों भी देखते हैं क्यों लगाया गया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जल्दी से। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पर टेस्ट वार, एक वेरिएबल बनाता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं आता हूँ, फंक्शन मेरे पास क्रिएट हो चुका है। मैं कहता हूँ इफ अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर ट्रू होगा, तो ट्रू होने के बाद यहाँ पर मैं बनाऊंगा var इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इस इफ के बॉडी के बाहर आऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखने के बाद मैं लिख दूंगा कंसोल को तो a को। ठीक है, फिर नीचे मैं आऊंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पर मैं कहूंगा फंक्शन टेस्ट लेट के नाम से। ठीक है, अगर टेस्ट लेट के नाम से बनाऊंगा तो नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं दोबारा से वही सेम कोड लिखूंगा जो ऊपर लिखा था। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से, टाइम कम बचेगा। जल्दी यहाँ पर आता हूँ, टाइम ज़्यादा बचेगा हमारे पास। इफ ट्रू, अब यहाँ पर वार नहीं बनाऊंगा, अब यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ लेट।
और लेट करके यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाए आपकी। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखता हूँ b। ठीक है, ये दोनों फंक्शन आपके सामने है। अब इसको हम करेंगे ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है कि फंक्शन को एग्जीक्यूट, यानी जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट होने से पहले बता दो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इस चीज को हम कहते हैं ड्राई रन। अगर ड्राई रन के टाइम हमारा जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट एग्जीक्यूशन के टाइम आ जाएगा तो हम कहेंगे हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर उसमें कोई मसला आता है तो फिर हम वहां से देख सकते हैं कि क्या मसला आ रहा है। तो इसको अगर मैं ड्राई रन करूं तो ड्राई रन किस तरीके से होगा, मैं कहता हूं मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है टेस्ट वेरिएबल। मैंने एक यहाँ पर स्कोप बनाया। अब स्कोप पे मैंने लिखता हूँ कि इफ की एक प्रॉपर्टी होगी जो कि हमेशा ट्रू लेती है। अगर ट्रू होगी तो वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। और इफ की बॉडी के बाहर मैं इसको कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। फिर मैं सेम काम कर रहा हूं, लेकिन ये सेम काम कर रहा हूं मैं लेट के साथ। यही सेम काम मैं कर रहा हूं किसके साथ, लेट के साथ। तो यहां पर कि जब भी मैं यहां पर इफ ट्रू करता हूं और लिखता हूं लेट बी इज इक्वल टू 10 और फिर नीचे लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग बी, तो यहां पे क्या रिजल्ट आएगा और यहां पे क्या रिजल्ट आएगा, जल्दी से बताइएगा मुझे कि यहां पे क्या रिजल्ट आएगा और यहां पे क्या रिजल्ट आने वाला है। बोर्ड 10 आएगा, ए 10 आएगा, दोनों में क्या आएगा, दोनों को एक साथ लिख के बताएं मुझे, ऐसे तो बड़े कंफ्यूजन आएगी। 10 देन एरर, ओके, देन 10 आएगा पहले फिर एरर आएगा, 10 आएगा और अनडिफाइन आएगा, ओके, 10 10 आएगा, ठीक है, ठीक है, 10 10 आ रहा है, कहीं पे एरर आ रहा है, कहीं पे अनडिफाइन आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको जरा रन करके देख लेते हैं, लेकिन मैं जरूर ड्राई रन करूंगा। मैं कहता हूं अगर ये वेरिएबल है, हमने ऊपर देखा कि वेरिएबल होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब अगर मैंने इसको फंक्शन में डिफाइन कर दिया है तो फंक्शन में कहीं पे भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो देखो मैं फंक्शन के अंदर ही क्या कर रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर var ग्लोबल स्कोप है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ओके। और लेट लेट को तो हमें पता ही नहीं है कि वो ग्लोबल स्कोप है या फिर ब्लॉक स्कोप है। मैं आपको बताता हूँ, var यूज होता है हमेशा ग्लोबल स्कोप के लिए, लेकिन जो लेट है वो यूज होता है ब्लॉक स्कोप के लिए। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है कि अगर मुझे बी को एक्सेस करना है तो इसी बॉडी के अंदर करना होगा। इस बॉडी से अगर मैं बाहर करूंगा बी को एक्सेस तो मेरे पास रिजल्ट यहाँ पर डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के मैं जल्दी से रन करता हूँ नोड क्लासिक्स.js को। और सर किसी ने तो ये तो बताया नहीं, सर आपने फंक्शन तो कॉल ही नहीं किया। चलो जल्दी से मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। सब लगे रहते हैं कि सर यहाँ पे 10 आएगा, सर यहाँ पे 20 आएगा, सर यहाँ पे इस तरीके से आएगा, अनडिफाइन आएगा। किसी ने बताया नहीं कि सर आपने यहाँ पर कॉल नहीं किया फंक्शन को। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लिया है। अब यहाँ पर था नोड क्लासेस.js। तो देखो पहला जिसने कहा था कि सर 10 आएगा परफेक्ट कहा था, और दूसरा जिसने कहा था कि एरर आएगा उसने भी परफेक्ट कहा था। क्यों, क्योंकि लेट जो है वो हमारे पास ब्लॉक स्कोप माना जाता है। ब्लॉक स्कोप मतलब ये है कि जब हमारे पास, मैंने उसको इस वाले बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिया इफ के, तो उसको मैं इफ की बॉडी के अंदर ही यूज कर सकता हूं। अगर मैं इसको इफ की बॉडी के बाहर यूज करूंगा तो वो कभी भी यूज नहीं होगा। और यहाँ पर आएगा एरर। क्यों एरर आएगा कि बी डिफाइन नहीं है, एरर बी इज नॉट डिफाइंड। और अब हम जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं लेट का। लेट का फायदा क्या है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसी वक्त आपका वेरिएबल मेमोरी में लोड होगा। जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाने, जब हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जितने भी वेरिएबल्स हैं जिन्हें मैंने लेट से बनाए हैं वो तमाम से तमाम मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे। तो जो लेट है वो होता है ब्लॉक स्कोप, और जो यहाँ पर var है उसको हम कहेंगे यहाँ पर ग्लोबल स्कोप। अच्छा, ग्लोबल स्कोप उसको क्या था जब मेरे पास ये बाहर डिफाइन होता है इस तरीके से ग्लोबल। अभी फिलहाल मैं इसको कहूंगा फंक्शन स्कोप।
क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। जब फंक्शन के अंदर है तो उसको मैं फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या है, फंक्शन स्कोप है, ये ब्लॉक स्कोप नहीं है। ब्लॉक स्कोप कौन है हमारा? नहीं, अनडिफाइंड ठीक नहीं था। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन आपने उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। यहां पर मैंने उसको इनिशियलाइज भी किया है और डिक्लेयर भी किया है, लेकिन वो इस बॉडी के बाहर यूटिलाइज नहीं हो सकता। इससे हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जो मछली है वो पानी के अंदर तैर सकती है, वो उसका ब्लॉक स्कोप है। अगर मैं मछली को पानी से निकाल दूं तो वो तैर नहीं सकती। आ रही बात समझ में? और ग्लोबल स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप जस्ट लाइक डक, वो पानी के अंदर भी रह सकती है, तैर भी सकती है, अगर पानी से बाहर निकालो खुश्की पे भी रह सकती है, तो दोनों जगह वो सर्वाइव कर सकती है। तो वार ग्लोबल है तो फंक्शन के अंदर ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं ना? ना ना, वार तो ग्लोबल है, मैंने आपकी बात मानी, वार ग्लोबल है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज और क्लियर कर दी है कि यहाँ पर वार एज अ ग्लोबल ट्रीट नहीं हो रहा है, बल्कि वार ट्रीट हो रहा है एज अ फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब है, फंक्शन स्कोप का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही वो एग्जीक्यूट होने वाला है, फंक्शन से बाहर उसको नहीं ले जा सकते। अगर इसको मैं जरा ऊपर ले जाता, जिस तरीके से यहाँ पे है इस तरीके से ऊपर ले जाता, ये होता ग्लोबल स्कोप। मतलब ये ना फंक्शन के अंदर आ रहा है और ना किसी बॉडी के अंदर आ रहा है, ये है ग्लोबल स्कोप। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर ले जाऊं, इसे कहते हैं फंक्शन स्कोप। आप सिर्फ इसको फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, चाहे फंक्शन के कहीं भी यूज करें आप, लेकिन फंक्शन के अंदर होना चाहिए, तभी मैं इसे कह रहा हूं फंक्शन स्कोप। नॉट डिफाइन अनडिफाइन में भी फर्क होता है। नॉट डिफाइन और अनडिफाइन, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। नॉट डिफाइन और अनडिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, और अनडिफाइन का मतलब होता है आपने डिक्लेयर किया लेकिन वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। तो अगर आपका सवाल अगर इस तरीके का है कि नॉट डिफाइन और अनडिफाइन में फर्क होता है, तो मैं कहता हूँ हाँ, नॉट डिफाइन और अनडिफाइन में फर्क होता है। नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, और अनडिफाइन का मतलब होता है आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। ठीक है, उसद आप जो हैं वो उसद आप इसी क्लास के हैं या फिर सुबह वाली क्लास के हैं? आप, आपकी क्लास मर्ज हुई है, इसी क्लास के हैं आप? ओके 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 ओके। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट जो इस क्लास का नहीं है वो मुझे बता सकता है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए दोबारा रिपीट कर दूंगा, मसला वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि आप जरूर लाजमी लाजमी आप क्या करें, अपनी खुद प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें। सेल्फ प्रैक्टिस से ही, सिर्फ मेरी क्लासेस लेने से आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नहीं, मैंने आपको बताया। अब एक बात याद रखें, वार ग्लोबल स्कोप है, ठीक है? वार क्या है? ग्लोबल स्कोप। अगर उसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो वो बन जाता है फंक्शन स्कोप, अब वो फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। लेकिन लेट जो है वो बहुत ढीठ है, वो कहता है कि मैं हूं तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक स्कोप, तो मुझे कहीं पे भी डिक्लेयर कर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक स्कोप हूं। अभी तो मजे की बात आपने देखी नहीं है, जो मजे की बात मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, चले मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। और अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? वायोलेट को पढ़ रहे हैं। तो चले जल्दी से मैं इसको एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको यहाँ पर, जो आपको मजा भी आएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ सबसे पहले कि वार एक्स इज इक्वल टू 1, जाता हूँ वार एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है? बिल्कुल सेम काम करूंगा किसके साथ? लेट के साथ। मैं आता हूँ लेट वाई इज इक्वल टू 1, फिर आऊंगा लेट वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है? और मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पर, दोनों को कर दिया कमेंट, सही है? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताइएगा कि वार एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं करता हूँ एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? ठीक है, शायद हमारे पास 2 आने वाला है। ओके, परफेक्ट। और अगर मैं कहता हूँ कि
y को अगर मैं कंसोल कर दूं वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं y को कंसोल करूं तो वैल्यू क्या आएगी? एरर 1। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझिएगा, var री इनिशियलाइज हो सकता है, var री इनिशियलाइज हो सकता है, लेकिन लेट कभी भी री इनिशियलाइज नहीं होता। लेट नॉट बी री इनिशियलाइज। var री इनिशियलाइज हो सकता है, लेकिन लेट कभी भी री इनिशियलाइज नहीं हो सकता। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं कहता हूं कि यहां से मैंने y को हटाया और यहां पर, अब बताइए अगर मैं यहां पर कंसोल करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो एक बात कंफर्म है कि लेट कभी भी रीइनिशियलाइज नहीं होता, लेकिन हाँ रीडिक्लेयर हो जाता है। लेट कभी भी रीइनिशियलाइज नहीं होता, मतलब एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया, आप उसकी वैल्यू चेंज करना चाहोगे तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हाँ रीडिक्लेयर हो सकता है। रीडिक्लेयर मतलब क्या होता है कि आपने लिखा लेट वाई, एक बार आपने उसको क्या कर दिया यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं लेट वाई इज इक्वल टू 2, आपने दोबारा उसको क्या किया, रीडिक्लेयर कर दिया। तो लेट रीडिक्लेयर हो सकता है, लेकिन री इनिशियलाइज नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी है, जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ वाई इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हो गई है असाइन। अगर आप नीचे आओगे और नीचे आकर उसको 2 करने की कोशिश करोगे तो वहां पर रीइनिशियलाइज नहीं होने वाला। तो लेट कभी भी रीइनिशियलाइज नहीं होता, लेकिन हाँ वार रीइनिशियलाइज हो जाता है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के दिखाऊं कमेंट आउट से, तो देखो यहाँ पर आएगा एरर कि लेट वाई इक्वल टू 1 और लेट वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लेट कभी भी रीइनिशियलाइज नहीं होता। अब इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत लंबा कोड लिख रहा था और मुझे याद नहीं कि मैंने कौन कौन से वेरिएबल यूज कर लिए हैं, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट बी। हो सकता है कि मैंने कहीं ऊपर बी का इस्तेमाल किया हो, जैसे मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बी का यूज करूंगा तो यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट बता देगा कि आपने बी से पहले यूज किया है, आप उसको क्या कर रहे हैं, रीइनिशियलाइज कर रहे हैं। हो सकता है मिस्टेक, बाय मिस्टेक आप क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो लेट मुझे यहाँ पर खबरदार कर रहा है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे पहले ही यहाँ पर वो अनाउंसमेंट दे रहा है, वो मुझे अवेयर कर रहा है कि आपने बी का इस्तेमाल किया हुआ है, अब किसी और वेरिएबल का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये सेम काम मैं किसके साथ करता, ये सेम काम मैं करता हूं वार के साथ, तो वार बिल्कुल बेवकूफ ना समझ, वो कहता कि अगर इनिशियलाइज हुआ हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा इनिशियलाइज कर दो। और अगर बाय मिस्टेक मैं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना एक लॉगिन पेज बना रहा हूँ, मैंने कह दिया कि यूजर नेम जो होगा सैयद मुसब होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन मैं नीचे आऊँ, मुझे याद नहीं हो कि मैंने उसको इनिशियलाइज किया नहीं किया, मुझे नहीं मिला, मैं आता हूँ वार का इस्तेमाल करता। अब वार का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यूजर नेम, यहाँ पर आगे मैं लिखता हूँ यूजर नेम सैयद मुसब, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे याद नहीं रहा कि मैंने यूजर नेम डिफाइन किया नहीं किया है, मैं कहता हूँ वार यूजर नेम और मैं उसको कर लेता हूँ वार यूजर नेम करके बाबर, ठीक है। तो यहाँ पर वार को एरर देना चाहा था, वार को कहना चाहता था आपने इससे पहले यूजर नेम को यूज किया है, अब आप उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो, लेकिन वो मुझे यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है। तो ये वार की क्या है, डीमेरिट्स है। वार यूज करने के यहाँ पर नुकसान है कि मुझे ये अनाउंसमेंट नहीं दे रहा, मुझे ये अवेयर नहीं कर रहा कि मैंने इसको पहले यूज किया है नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पर लेट का इस्तेमाल करूँ और अगर मैं नीचे आऊँ, सॉरी ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे यूजर नेम मुझे वार की जगह यहाँ पे लिखना चाहिए था लेट, और यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था लेट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लेट लिखता हूँ तो देखो यूजर नेम क्या हो गया, सैयद मुसब। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं उसको चेंज कर देता हूँ यूजर नेम, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, एरर आ रहा है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब बड़े
मुद्बाना गुजारिश के साथ मैं आपके साथ अर्ज करता हूँ कि यहाँ पर यूजर नेम आपने यूज कर लिया है, तो बराए मेहरबानी आप इसे यूजर नेम नहीं बल्कि इसको यूजर नेम 1 कर दें, मतलब नाम चेंज कर दें, क्योंकि हो सकता है बाय मिस्टेक यहाँ पर करके आ सकते हैं। प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ी-बड़ी प्रोग्रामिंग्स होती हैं, आपको याद नहीं रहता आपने कौन-कौन से वेरिएबल बना दिए हैं यहाँ पर, तो आप हमेशा किसे यूज़ करते हो लेट का, तो लेट आपको यहाँ पर बताता है कि आपने ये वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, इसको दोबारा से आप रीइनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्लास? ठीक है, जबरदस्त। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। होस्टिंग के कॉन्सेप्ट के बाद हमने अब आगे बढ़ रहे हैं, हमने देखा वार और लेट। कॉन्स्ट बिल्कुल लेट की तरह होता है, सेम। मतलब देखें, अगर मैं किसी वेरिएबल को चेंज करना नहीं चाहता, मैं उसको असाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट। तो जो कॉन्स्ट होता है वो ज्यादातर यूज किया जाता है एरे, कॉन्स्ट यूज किया जाता है ज्यादातर ऑब्जेक्ट के लिए, कॉन्स्ट यूज किया जाता है ज्यादातर आपके पास फंक्शंस के लिए। मतलब ये तीन चीज ऐसी होती है जो चेंज नहीं होती। और हाँ, कॉन्स्ट यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लिए। तो मतलब ये चार जगह पे करते हो कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हो, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो चेंज नहीं हो सकता पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम, आप चाहते हो हमेशा क्या रहे, बिल्कुल कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए आप यूज करते हैं कांस्टेंट का। और कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। कांस्टेंट दोबारा से ना रीडिक्लेयर होता है ना रीइनिशियलाइज होता है। और तैयब मैं गिट अभी भी नहीं करवा रहा हूँ, गिट जो हम करेंगे वो क्लास के अंदर करेंगे। जैसे मेरी जावास्क्रिप्ट की क्लास खत्म होगी उसके बाद हम गिट को शुरू करेंगे, जहाँ पर हम गिट भी सीखेंगे और गिटहब भी सीखेंगे। अभी मैं यहाँ पे गिट और गिटहब नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट को हम कंटिन्यू करें, तो उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाते रहे। क्लियर है तो क्लास? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये पैराडाइम शिफ्ट है जावास्क्रिप्ट का। पैराडाइम शिफ्ट मतलब क्या होता है सर, पूरा 180 रोटेट कर दिया गया है, 180 बिल्कुल शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब हम इससे ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे ये जो इसने काम करते जावास्क्रिप्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस इन नेचर होता है। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, वो लाइन टू लाइन उसको रीड करता है। पहले वो लाइन नंबर 1 को रीड करेगा, फिर वो लाइन नंबर 2 को रीड करेगा, फिर लाइन नंबर 3 को रीड करेगा, इस तरीके से लाइन टू लाइन वो रीड करेगा। लेकिन अब जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो हम करेंगे यहाँ पर एसिंक्रोनस। ओके, क्लास जो है वो 4 मिनट में खत्म होने वाली है। चलो ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, मैं इसको नाम लिखते हैं, दूसरी मीटिंग में आते हैं, हम वहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। यानी कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो जावास्क्रिप्ट एक अलग से नेचर है, डिफरेंट नेचर है, इसका नाम है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है, क्लास में यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उस मीटिंग के लिंक को ज्वाइन करें, देन फिर हम अपने एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट मीटिंग में।